दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बंगाल की लड़ाई सड़क से शुरू हुई और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आज कई ऐसे अंतरिम डायरेक्शंस दिए हैं, अंतरिम एक तरह से निर्देश दिए हैं, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की जो अपेक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पर कम से कम उनको थोड़ी निराशा जरूर होगी। मसलन ईडी के अफसरों पर जो दर्ज एफआईआर था, वो अगली सुनवाई तक स्टे हो गया है। कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता। हालांकि जब बातचीत चल रही थी और टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील थे, जब वो आर्गू कर रहे थे, तो कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि एजेंसी को चुनावी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। बहरहाल फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता, अभी तो ये शुरुआत है। इसके क्या मायने हैं? और दूसरी बात यह है कि ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन राजनीतिक तौर पे क्या हो रहा है बंगाल में, और ये जो कुछ ईडी बनाम टीएमसी, ईडी बनाम स्टेट गवर्नमेंट, जो मामला सामने आया वो कहां तक जाएगा? बंगाल का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की ये जो लड़ाई है, ये कानूनी तौर तरीके से लड़ी जाएगी, राजनीति और कानून को एक दूसरे के बीच में फंसाया जाएगा, दोनों का कोई कॉकटेल तैयार किया जाएगा? जैसे कई बार होता यह है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का कॉकटेल तैयार किया जाता है। इस बार क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है, बिहार से बहुत उत्साहित है, तो कोई वो बहुत बड़ा फैसला केंद्रीय स्तर पर कर ले अपनी सरकार के जरिए? क्या कुछ हो सकता है? हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, इन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी हैं, इंडियन प्रेस क्लब के, भारतीय प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार और बंगाल मामलों को अच्छी तरह जानने वाले। और हमारे साथ प्रभाकर मणि तिवारी हैं। प्रभाकर मणि तिवारी हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बंगाल के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर पहलू को बेहतरीन ढंग से विश्लेषित करने वाले, व्याख्यायित करने वाले पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत आज प्रभाकर जी आपसे हम करेंगे, क्योंकि आप कोलकाता में हैं, वहां के हालात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको भी समझ रहे हैं, और हाई कोर्ट में जो हो चुका है वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह। तो आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन आई है, और इसका क्या असर हो रहा है या असर पड़ेगा? देखिए, शुरुआती जो सुप्रीम कोर्ट के आज जो हुई सुनवाई, तो मुझे लगता है थोड़ा राज्य सरकार और ममता बनर्जी के लिए बैकफुट पर जाने जैसा ही मामला लग रहा है, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि, और जैसा कि इनके वकीलों ने, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जोरदार बहस की कि कम से कम पुलिस की जो जांच है उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत को ये भरोसा भी दिया कि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी ईडी अधिकारियों के खिलाफ जब तक ये मामला चल रहा है यहाँ। लेकिन बावजूद इसके अदालत ने उन पर रोक लगा दी और कहा कि ये अभी 2 सप्ताह में हलफनामा दें, मुख्यमंत्री को भी दें और तमाम पुलिस अधिकारियों को दें, क्योंकि ईडी की ओर से आरोप लगाया गया था कि संवैधानिक कामकाज में और जांच के काम में बाधा पहुंचाई पुलिस अधिकारियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निलंबित किया जाए। ये तमाम जो सॉलिसिटर जनरल उनके थे, वकील थे, उनकी ओर से मांगे रखी गई। लेकिन दोनों पक्षों ने जोरदार दलीलें दी, करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई चली 2 दौर में, और उसके बाद जो फैसला आया, ये इसे मान सकते हैं कि पहले राज्य सरकार के लिए झटका है। और ममता बनर्जी राज्य सरकार, आप जानते हैं, सिर्फ ईडी के खिलाफ नहीं, ईडी का मामला तो पुराना है और समय समय पर उभरता रहा है। कोयला घोटाला भी कोई नया मामला नहीं है। 2 साल पहले आखिरी छापेमारी हुई थी 2023-24 में, उसके बाद अभी हुई है। और चूंकि चुनाव सामने है तो पार्टी ने जाहिर है इसका राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहेगी, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, तो एक साथ दोनों को जोड़ लिया है। और इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे पर भी चुनाव आयोग से राज्य सरकार और ममता बनर्जी की लड़ाई चल रही है जब से एसआईआर का ऐलान किया गया, और लगातार
5 चिट्ठियां लिख चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त को। 2 दिन से यहाँ तोड़फोड़ हो रही है। कल मुर्शिदाबाद में फरक्का में तृणमूल विधायक और समर्थकों ने कथित रूप से वहां तोड़फोड़ की, एफआईआर दर्ज हुई है, 2 लोग अरेस्ट हुए। आज उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में भी बीडीओ के दफ्तर पर हमले हुए, तोड़फोड़ हुए, एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, एक पुलिस अधिकारी समेत। तो ये चल रहा है और मुझे लगता है ये हर चुनाव के पहले ये संघर्ष, टकराव थोड़ा तेज होता है और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। इस बार मुझे लगता है एसआईआर बिहार चुनाव में भले कोई मुद्दा नहीं बना, लेकिन बंगाल के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। जी गौतम, आपको क्या लग रहा है? जो बात प्रभाकर जी अभी आपने आखिरी बिल्कुल सेंटेंस जो उनका था कि बिहार के चुनाव में एसआईआर मुद्दा नहीं बना, लेकिन बंगाल के चुनाव में बन सकता है, तो मैं सिर्फ एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव में अपोजिशन जिस तरह चुनावी गड़बड़ियों को लोगों को समझा नहीं सका, उसको कैंपेन में कन्वर्ट नहीं कर सका, उसको बड़े राजनीतिक अभियान नहीं बना सका, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी इसमें कामयाब हो रही हैं? क्या लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि वाकई वोट चोरी नाम की कोई चीज है? और गड़बड़ यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमीशन की तरफ काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरह, वो बल्कि एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है सरकारी दल के लिए। ये जो इल्जाम है उनका, क्या ये लोगों तक पहुंच रहा है? आपको लगता है ये मुद्दा बन जाएगा? देखिए, कोलकाता या बंगाल में जो जिस पार्टी का सबसे ज्यादा संगठन मजबूत है, हर बूथ में लोग है, वो है तृणमूल कांग्रेस। उसको जिस दिन वो ईडी ने उसका जो उसके लिए चुनाव के लिए जो जो इसका कार्यक्रम प्लानिंग वगैरह स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो इसका दफ्तर में जब छापा पड़ा था, तो ममता बनर्जी का कैडर में पहले ही सुबह से एक मायूसी तरफ छाया गया था। क्या हमारा दफ्तर भी अगर नहीं बचेंगे तो बीजेपी क्या छीन के ले जाएगा बंगाल में? लेकिन उसी को समझते हुए ममता को इसलिए कहा जाता है कि ग्रास रूट पॉलिटिशियन, लोगों को भावना को जानते हैं, उसका खास तौर पर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको जानते हुए भी। अब राजीव कुमार पहले जब सीबीआई रेड हुआ था, उनके घर में जाके ममता ने रोक लगाने की कोशिश की, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन तक राजीव कुमार को कुछ सरकारी आदेश में कुछ निलंबित किया गया, कुछ रोक लगा था, लेकिन उसके बाद तो फिर वही राजीव कुमार वापस आ गया, फिर डीजी बन गया। ममता इसलिए एक अपना आप बोल सकता है कि बहुत ही एक रिस्क लेके उन्होंने जो दफ्तर में नहीं गया, जिस दफ्तर में रेड हो रहा था अंकित जैन का जो मालिक है फिलहाल आज का, उसका घर में जाके कुछ फाइल लेके वो आ गया था, जिसको कहा जा रहा है कि फाइल और लैपटॉप लेके भी आ गया है। तो ये दिखाने के लिए ये जो हिम्मत वाली जो चीज है, बात मैसेज आप कानूनी तौर पे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे, बहुत सारे गलत चीज मिलेंगे, लेकिन लोगों का भावना में, परसेप्शन में ममता इज ए फाइटर। वो आपको गलत लगे, सही बात है, लेकिन फाइटर किसके खिलाफ? फाइटर भाजपा के खिलाफ। भाजपा का ऐसे नॉर्मल चुनाव अगर होता है तो कहीं कोई दूर दूर चांस भाजपा का नहीं है, दूर दूर। तो कोई असंभव कुछ करने का भाजपा कोशिश कर रहा है, शायद लोगों को ये लगेगा कि ये होता है, ये एक है तरीका जो ईडी का। ईडी का मेरिट में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे बोल चुका हूँ कि 2020 का एफआईआर इसको लगा 6 साल, बीच में 2 बार, एक बार अभिषेक को बुलाया था 2024 में फरवरी में, लास्ट जो विटनेस है उसको रिकॉर्डिंग हो चुका था, तो उसके बाद भी वेट कर रहे थे 26 के लिए ईडी, 26 साल आएगा, नया साल से शुरू करेंगे, 2025 हम सो के रहेंगे, 2026 से ही शुरू करेंगे, जो का नया साल से शुरू करेंगे, क्योंकि 26 का मई अप्रैल में चुनाव होने वाला है। इनको लगता है क्या इसमें एक रणनीति है? ये रणनीति है कि बंगाल का चुनाव में अगर देखिए ममता का 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ लोग जो भाजपा का पक्ष में नहीं भी है उनको भी नाराजगी है नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन वो नाराजगी अगर वामपंथी और कांग्रेस जो दूसरा विरोधी दल है वो भी इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान भाजपा का होगा, कि वो जो एंटी ममता वोट डिवाइड होने का संभावना है। हर चुनाव में मैं 2016-21 अभी भी देख रहा हूँ, भाजपा का रणनीति रहा है कैसे चुनाव को बाइनरी कर दिया जाए, ताकि मैदान में बीजेपी और तृणमूल लड़े, और तृणमूल और कांग्रेस, वामपंथी और कांग्रेस के अंदर जो वोटर है
जो पार्टी के सपोर्टर नहीं, जो वोटर है, जो वोटर सोचते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, वो तो ममता को वोट दे देते हैं। ममता को सारे वोट जो मिलता है सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का वोट नहीं है, वो वहां के वामपंथी कांग्रेस पहले दूसरा एक था, आप शायद को पता होगा, बाम राम एक नारा चला था कि या पहली बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट दिया था, सोचा था कि सेंट्रल में मोदी बड़ा ताकतवर है, इसलिए ममता का कुछ कर पाएगा। तो इतना साल में देख लिया, ममता का तो कुछ भाषणबाजी चल रहा है, सारे गवर्नर आके रोज बयान देते हैं, आज धमकी देते हैं 356 का 355 355 356 का सिचुएशन है, बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ये जो ना करने के बाद सारे दुनिया में आज जो भाजपा सरकार का जो रुख आप देख रहा है, डिप्लोमेसी से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सेम चीज। या क्योंकि एक चीज आपको मानना पड़ेगा, ममता इज एंटी कांग्रेस। बीजेपी को कांग्रेस ना जीते वहां पे, बीजेपी सबसे हाँ, खुश है। कांग्रेस के साथ मत जाओ, तब तुम ठीक हो। ये जो नारा जो दे रहा है कि भाजपा को, क्योंकि बाकी जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, इसमें आसाम में बीजेपी बैकफुट में है, इसलिए बंगाल में जो कर रहा है वो करने का, मुझे जिस नैरेटिव लेके वो आ रहा है, मैं कल एक वहां का आपको कह सकता है कि प्रसिद्ध चैनल, उसमें भी यही कहा था, ये नैरेटिव फेल होगा बीजेपी का, इसमें लेकिन कामयाब नहीं होगा। ममता इसको एंजॉय करेंगे और पॉलिटिकली अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को और मजबूत कर, आप उसको क्या है, आज कोर्ट में क्या राय दिया, ऐसे दिया कि लगा कि भाजपा ने बहुत उल्लू सीधा है। मैंने बात किया कुछ लोगों से, इस बार कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो 350। मैं बोल रहा हूँ कि मोदी और अमित शाह का हिम्मत नहीं है बंगाल में 350 लगाने, हिम्मत नहीं है, डरपोक है सरकार, ये 56 इंच नहीं है। जो लोग वहां के लोग बीजेपी का जो समर्थक बोलते बोलते गला फाड़ दिया है, थ्री फिफ्टी आप तो सिक्स थ्री प्रोवोक कर फिफ्टी रहे हैं, आप तो सरकार को चलाने वालों को प्रोवोक कर रहे हो। मैं जानता हूँ, ये जैसे ट्रम्प के खिलाफ बोल नहीं पाएगा, ममता का खिलाफ भी बोल नहीं पाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम ये तीन सौ नाटक छप्पन में पर देखो, नहीं, गौतम इसमें फायदा क्या है? फायदा हाँ भाजपा का एकदम नहीं है, उसे नहीं है। फायदा हाँ भाजपा का ये है, वामपंथी कांग्रेस जीरो रहे, उनका जितना सीट 77 मिला था, अच्छा थोड़ा बहुत बढ़ा पाए तो। मेरा तो या फोकस था कि 77 से नीचे आएगा, 50 से नीचे आएगा। लेकिन अभी हम्म। ये सब करके थोड़ा बहुत वो 77 कम से कम रखेंगे, इस तरह का एक कोशिश है कि गुड अपोजिशन होने के लिए भाजपा लड़ रहा है बंगाल, ओके ये मान के ओके। चलिए। लेकिन हम 356 जो आपने कहा उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन हम एक ये समझना चाहते हैं आपसे कि ठीक है, स्ट्रेटजी के स्तर पर वो चीजें बिल्कुल कॉन्क्रिटाइज हो रही हैं जो ममता चाहती थी, जिस तरह से जो बीच में लगता था कि वो कमजोर पड़ रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने किया या कराया, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मुस्लिम जो वोट बैंक ममता बनर्जी जी का कहा जाता है, उसमें तो सेंधमारी हो रही है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हुमायूं कबीर, आई मीन वो तो कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, खासकर उनके इलाके में, जो हमने देखा है। आई मीन न्यूज़पेपर्स के जरिए या अच्छी वेबसाइटों में भी आ रहा है। मैं टेलीविजन पर नहीं जा रहा हूं का इरादा रखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोटों के विभाजन में इस बार वो स्थिति पैदा हो रही है जो ममता के सामने पहले कभी नहीं पैदा हुई थी? कुछ तो कोशिश हो रहा है, वैसे कुछ नहीं कर पाएगा बंगाल में। बंगाल में उर्दू भाषी मुस्लिम का कोई जगह ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा क्या भाषण दिया। जैसे मोदी और अमित शाह का भाषण भी समझते नहीं है आधा बंगाली, समझते नहीं, नहीं है लेकिन क्या हुमायूं बोल रहे हैं, कबीर, एक तो उल्टा सीधा हुमायूं बोलते कबीर हैं। नहीं हुमायूं कबीर तो बंगला अरे वो स्पीकिंग ऐसी मुस्लिम लीडर है। अरे भाई वो ऐसी तो पिछले बार भी कोशिश किया था, अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पता होगा प्रभाकर जी को कि क्या किया था वैसी। दूसरी बात यह है कि जो अभी हुमायूं कबीर का जो मुस्लिम में कुछ नाराजगी नहीं है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, दैट इज एंटी इनकम्बेंसी है ममता के खिलाफ। वो कांग्रेस और वामपंथी का अल्टरनेटिव देख सकते हैं, लेकिन बीजेपी करने नहीं देगा। ईडी लड़ाई को दोनों के बीच में लाने का कोशिश है। ये दोनों में अगर तीसरे पार्टी का कोई जगह हो जाता है, फायदा होगा स्वाभाविक रूप से रूलिंग पार्टी को, है ना? लेकिन ममता जी का कुछ नुकसान, जब बंगाल का इतिहास दूसरे स्टेट से अलग है, पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने आपको एक बार शायद बताया था। यहाँ पे 30 साल के पहले सरकार जाते नहीं है, क्योंकि 30 साल तक माइनॉरिटी साथ रहता है। जिस दिन माइनॉरिटी, इस बार ममता के लिए दिक्कत है, नहीं बोल रहा हूँ दिक्कत नहीं है। इससे पहले जैसे बोलते थे कि इस बार 250 मिलेगा, 250 मिलेगा, अभी अभिषेक बनर्जी इस नारा पे आया है, कम से कम एक तो बढ़ेगा।
1 सीट बढ़ेगा। 2012 से 2013 होगा। 13 तो हो चुका था क्योंकि किसी ने भाग के ज्वाइन कर लिया था, 13 हो चुका था। लेकिन वो 1 सीट बढ़ाने का बात बोल रहा है, 250 नहीं बोल रहा है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो है, नहीं ये इनकार नहीं कर सकते। ये मोमेंटम किया जाएगा। देखिए इसमें भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहा है बंगाल में। मेरे उस बारे में पता नहीं है। कहा जाता है कि मुसलमान को नाराज़गी को, ताकि वो कांग्रेस और सीपीएम के पास ना जाए, इसलिए हुमायूं कबीर को खड़ा किया गया है। वो माइनॉरिटी वोट को संभाल लेंगे। वो ऐसे दिखाएंगे कि वो भी एंटी ममता है। तो वो ममता का वोट कुछ भी ले लेंगे वहां पे। तो कम से कम जो नुकसान, इसलिए ममता का ज्यादा हिंदू हिंदू कर रहे हैं। काली बगला माता का पूजा किया। बगला माता आप जानते हैं ना, बगला माता है एनिमी के खिलाफ जय करने के लिए पूजा। बड़ा लोकल देवी है। उसका तामझाम करके मंदिर बना के पूजा शुरू कर दिया। उसके पहले जगन्नाथ, उसके कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा मंडप बना। जैसे सरदार पटेल का मूर्ति बना ना, ऐसे बड़ा ऐसे दुर्गा मंडप बन रहा है न्यू टाउन में। बड़ा हिंदू को, तो हिंदू जो भी है, हिंदू में खास तौर पे जो लिबरल लोग है, दुर्भाग्य मैं बोलता हूँ, बंगाल का ये एक दुर्भाग्य भी है। ये लोग अति वाम, पता है ना, सीपीआई-एमएल ममता के साथ खड़ा है आज। सीपीआई-एमएल दीपंकर भट्टाचार्य जी का बयान है, बीजेपी के रोकने के लिए ममता को मदद देना चाहिए, सारे वामपंथी को। ये दीपंकर भट्टाचार्य जी का बयान है। Different इसलिए from अब देखिए CPIM. क्या, सीपीआई-एमएल No, माले, different from CPIM. I mean, its stand is हाँ different डिफरेंस, from और CPIM. उसके साथ इस मामले में बहुत शुरू से ही डिफरेंस है। आज नहीं, पिछले साल भी डिफरेंस था, 2021 में भी डिफरेंस था। सारे जिसको कहा जाता है कि अल्ट्रा लेफ्ट, उन्होंने हाँ, खास तौर पे कोलकाता में मीटिंग करके पब्लिकली अपील किया, हम ममता के खिलाफ है, लेकिन भाजपा आ जाए इसलिए आप ममता को जिताना है। okay. पॉइंट है कि प्रभाकर जी, ये आप माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, माइनॉरिटी को आप जानते हैं कि माइनॉरिटी ये भी देख रहा है ना, जिस जगह पे भाजपा आई है सत्ता में, आप ओडिशा भी देखिए ना, वहां पे माइनॉरिटीज का हाल क्या है। ये तो माइनॉरिटी जानते हैं, एक माइनॉरिटी का जो साइकी है, साइकी ये थोड़ा बहुत कुछ लोग इधर-उधर करेंगे, इधर-उधर जाएँगे, कुछ पैसा लेंगे, कुछ करेंगे, सब बात सही है। बट इन मास माइनॉरिटी बीजेपी का साथ देंगे, ऐसे कोई आएगा तो लास्ट मोमेंट में ओके, कोई ऐसे होगा कि सारे वोट ममता को ही आ जाए। ठीक है। ये हम फिर गौतम फिर आपके पास आएंगे। प्रभाकर जी, बिल्कुल आखिर में आप दोनों से एक एक सवाल कि क्या ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी, अगर मान लीजिए कोर्ट से कोई बहुत बड़ी राहत मिल जाती है, सरकारी पक्ष को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा फैसला आता है जिससे उनको बहुत फायदा होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट से कोई फैसला ऐसा आता है जो जानबूझकर आता है, बिल्कुल नहीं, नो इंटर, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर फायदा मिलता है तो अलग बात है। लेकिन क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो घबराहट में क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का जोखिम उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी? एकदम नहीं, मुझे नहीं लगता कि फैसला चाहे कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी ये खतरा मोल नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत उल्टा पड़ेगा उसको। और एक चीज और जो गौतम जी ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि यहाँ भी राजनीतिक हलकों में ऐसी बातें चल रही है कि हुमायूं कबीर बाद में फिर ममता के साथ ही आ जाएंगे। ओवैसी का तो पिछली बार भी हमने देखा है, बिहार और बंगाल दोनों अलग हैं। यहाँ उर्दू भाषी मुसलमान किसी स्थिति में नहीं है, निर्णायक स्थिति में। बांग्ला भाषी पिछली बार भी ओवैसी ने कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जमानत तक जब्त हो गई। और दूसरी चीज, ममता ने अब हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व जिसे कहते हैं, एक शुरू किया है। दीघा मंदिर बनाया, कलकत्ता में मंदिर बनाया, उत्तर बंगाल में महाकाल परिसर, महाकाल मंदिर बनाने जा रही है। कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की रकम, करोड़ों रुपए की रकम जारी कर रही है। ये सब चीजें हो रही है। दूसरे, ममता का इससे क्या होगा, कुछ बीजेपी के हिंदू वोट भले कटकर ममता की ओर आ जाए, लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी करे, ममता के अल्पसंख्यक वोटर बीजेपी की ओर तो नहीं जाएंगे कम से कम। तो ये ममता का प्लस पॉइंट है कि उसके पास भले 100, 200, 1000, 500 वोट आ सकते हैं हिंदू के, लेकिन मुस्लिम वोट बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। इसलिए एक ध्रुव मुझे लगता है हुमायूं कबीर है। कुछ मुर्शिदाबाद देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आबादी वाला जिला है, बगल में मालदा है, वहां कुछ असर हो तो हो, लेकिन
फिर ममता के पास महिलाओं के वोट बैंक बहुत मजबूत है, महिलाओं वाला गृह लक्ष्मी योजना से, उस पर भी हो सकता है इस बार उसके पैसे कुछ बढ़ जाएं। तो ये सब प्लस पॉइंट है। और जहां तक आपने जो पहली बात पूछी थी राष्ट्रपति शासन, तो ये चर्चा हम लोग 2014 से ही सुनते आ रहे हैं और हर बार यही होता है। यहाँ के तमाम नेता मांग करते हैं 356, 355, केंद्र से कोई नेता आता है वो भी कहता है, लेकिन राज्यपाल भी कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता जाता कुछ है नहीं और मामला फिर ठंडे बस्ते में दब जाता है। और हर बार चुनाव के पहले ये सब मुद्दे उठते रहे हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, छापेमारी बढ़ती है, 355, 356, अत्याचार, उत्पीड़न, ये तमाम चीजें आती रहती है। तो इसमें नया कुछ, इस बार ऐसा नया कुछ नहीं हो रहा जी। गौतम, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में काफी पर्सनल बातें भी ऐसी टकराव भरी हुई हैं और एक दूसरे को थ्रेट और एक दूसरे को ये करना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमने बिहार जीता है, असम में हम बहुत कड़े मुकाबले में फंस गए हैं, अगर बंगाल हम पहले जीतते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए और एक ऐसा राज्य मिल जाएगा जो कभी सोच भी नहीं सकती थी बीजेपी, तो कुछ भी वो करने को आमादा हो जाए, कुछ भी करने को तैयार हो जाए और उसमें 356 भी एक विकल्प हो सकता है, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। तो आप कैसे सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि देखिए इस मामले में कुछ नहीं होगा ऐसे तो नहीं है। जैसे एफिडेविट देने के बाद जिसने जी कहा है सुप्रीम कोर्ट जो जो निगरानी रखेंगे, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, फाइल क्या गया है देखेंगे। हो सकता है कि पिछली बार भी जो हुआ, मुझे लग रहा है कि जो ऑफिसर्स है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अमित शाह का हाथ में है ये ऑफिसर, इनको फिर से सस्पेंड कर सकते हैं होम मिनिस्ट्री, उसको वो भी कर सकते हैं इस टाइप का करके, क्योंकि बड़ा एफिशिएंट प्रो ममता का बड़ा लॉयलिस्ट है। चुनाव का पहले इसके अगर हटा दिया जाए, इसको हटाया था, हटाने के बाद भी ममता सीट बढ़ या गया था, 200 के ऊपर चला गया, ठीक है ना। फायदा तो नहीं होता है। दूसरी बात है कि ये जो इसलिए कुछ इस तरह का कार्रवाई, और आप एक टाइम लाइन देखिए, अभी 3 फरवरी बोला है एफिडेविट देने की, एफिडेविट देने के बाद ही जमा पड़ेगा एफिडेविट, तो 3 फरवरी ना, उस या दिन हियरिंग होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जब भी होगा, मान लीजिए जल्द से जल्द ही, वो 1 हफ्ता तो लगेगा, तो 1 हफ्ता लगे तो 10 फरवरी हो गया, तो 10 फरवरी, 12, 14 फरवरी तो चुनाव डिक्लेयर होगा। चुनाव के दौरान अब क्या करेंगे कोर्ट में? वो बोलेंगे कोर्ट से, ममता का पार्टी बोला हम तो कोर्ट में बिजी, हम तो चुनाव लेके बिजी है। तो चुनाव रोकने के लिए होगा, सुप्रीम कोर्ट करेंगे चुनाव नहीं छोड़ के, ये मेरी खबर। तो टाइमलाइन जो है ये है कि एक ममता का दल के ऊपर एक अब धब्बा लगा रहा है, जिसको अब यूज करेंगे पॉलिटिकली, जो ममता का पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। हाँ, प्रचार में या बोल सकता है, बोलेंगे, लेकिन अदालत का फैसला, अदालत में लाखों मामला पड़े रहते हैं। अचानक ममता का खिलाफ मामला जल्दी फरवरी के 2 तारीख तक, 3 तारीख तक हो जाएगा फैसला, ये तो मुझे मतलब इतना एफिशिएंट तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है। 3 तारीख को एफिडेविट देने का टाइम है। 3 तारीख के बाद जनरली चुनाव डिक्लेयर होता है 14, 15, 16 फरवरी तक। तो ये जो डिसीजन जो होगा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक नाटक चल रहा है। नाटक इसलिए चल रहा है इलेक्शन को बाइनरी करना, ममता वर्सेस बीजेपी कर देना, ताकि बाकी लोगों को वोट ना मिले। तीसरी लास्ट मैं यही भी कहूंगा, अगर बीजेपी सचमुच चाहते हैं, रोज जो बोलते हैं बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पे अगर कुछ कार्रवाई कर देते ना, तो जरूर भाजपा को फायदा हो सकता था। लेकिन भाजपा वो भी नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पे C56 नहीं पाता है, ना तो ट्रम्प को गाली दे सकते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन विश्व गुरु बन के रहे। तो ये जो विश्व गुरु का हाल है, इसके बाद तो कोई जिंदगी में विश्व गुरु बोलेंगे नहीं किसी को। तो बात यह है कि आप बांग्लादेश के कुछ सोच समझ के कदम उठाइए, जो जरूरी है, आप मानते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी बोल रहा है। रोज आरएसएस वाला चिल्ला रहा है कि हिंदू मर रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहा, बंगाल पे पीछे पड़ा है। वो बंगाल में देखिए ना, वो करने से मैं बोलता था कि लाइक पुलवामा, ये फायदा भाजपा को हो सकता है अगर, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से आए हुए, पार्टीशन के दौरान आए हुए जो हिंदू फैमिलीज है, उसके मन में एक शक, मुसलमान के खिलाफ जनरल एक नफरत है, क्योंकि घर छोड़ के आना पड़ा। वो आज फले फूले है, बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे सेटल्ड हो चुका है, लेकिन उनका मन में ये है डिविजन का बात, इसलिए बीजेपी बीच बीच में पार्टीशन का इतिहास सुनाते हैं।
लेकिन अभी कुछ कार्रवाई, मैं बात किया बहुत लोगों से, बीजेपी लोगों से बात किया, इतना वो लोग हताश है केंद्र सरकार के बारे में कि कुछ बारे में कुछ नहीं करता है। जिसको राहुल गांधी चाइना के साथ मिलेंगे तो राहुल का स्पाई हो गया, ये साला पार्टी ऑफिस में मीटिंग करेंगे, फॉरेन ऑफिस मीटिंग करके देशभक्त हो गया। अजीब बात नैरेटिव है। लोगों को क्या बुद्धू समझते है, लोग सोचता है कि ये वोटर जानते नहीं है, वोटर को सिर्फ हिंदू मुसलमान गिला दो, हमको वोट दे दो बस। अब चाइना के लिए राहुल गांधी स्पाई है और आप स्पाई नहीं है, आप देशभक्त बन गया। चाइना को अपने दफ्तर बुला के मीटिंग कर रहे हो, फॉरेन सेक्रेटरी से मिला रहे हो, दोनों को बयान जारी कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ाया जाए रिश्ता। ये तो हिपोक्रेसी, वो ईडी का रेड हिपोक्रेसी है, जो राजनीति हो रहा है दिल्ली में हिपोक्रेसी है, डिप्लोमेसी भी वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं समझता हूं कि इन दोनों ने, आप लोगों ने एक बात पर अपनी व्यापक सहमति जताई कि फिलहाल 356 जैसी बात बंगाल के बारे में नहीं सोची जा सकती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं और सोच सकते नुकसानदेह हैं, होगा सोच सकते हैं, और लागू ज्यादा नहीं ये। कर पाएंगे, जी हाँ, सोचेंगे लागू नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प, जबकि अटकलें तमाम तरह की लग रही हैं, और देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फाइनल आता है वो क्या होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उसको कैसे फिर अलग अलग पार्टियां उसको कैसे कैंपेन में ले जाती हैं, जैसा आप कह रहे हैं गौतम जी। तो दोस्तों के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं, लेकिन हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे क्योंकि बंगाल का चुनाव बिल्कुल करीब है। हम एक एक पहलू पर आपसे जरूर इसी तरह का संवाद पेश करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।